तो आज का हमारा चैप्टर है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हमारा टॉपिक है, क्या पढ़ना है आपको? ऑरिजिन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, थ्योरी, व्हाट आर एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, एडेप्टिव रेडिएशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, हार्डी वेन प्रिंसिपल, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। ठीक है, तो इवोल्यूशन में हम लोग को पढ़ना क्या होता है? हिस्ट्री ऑफ लाइफ पढ़ना है हमारा। ठीक है, तो स्टोरी क्या है ऑरिजिन ऑफ लाइफ का, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स और बायोडाइवर्सिटी इन प्लैनेट अर्थ क्या है। ठीक है, तो origin ऑफ लाइफ, अगर हम लोग लुकिंग एट बैक इन टाइम, स्टेलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। ठीक है, द origin ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ ऑलमोस्ट अ स्पेक। भाई हमारा अर्थ जो है वो खुद एक पॉइंट की जैसा है भाई यूनिवर्स के मामले में। द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट, ये आपका ओल्ड डाटा है, लेकिन न्यू डाटा आपको क्या है? 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो हमारा यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड्स। ठीक है, ह्यूज क्लस्टर आपका ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइजेज द यूनिवर्स। गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लोड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। ठीक है, तो जो हमारा स्टार्ट होता है थ्योरी, पहला थ्योरी क्या बोलता है हमारा? बिग बैंग थ्योरी, जो अटेम्प्ट करता है एक्सप्लेन करने का कि ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ हमारा। इट टॉक्स ऑफ अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन, एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ जो कि अनइमेजिबल है फिजिकल टर्म में, और यूनिवर्स एक्सपेंडेड, और हेंस द टेम्परेचर केम, जो आपका और टेम्परेचर केम डाउन हुआ। पहले तो खूब टेम्परेचर बढ़ा, बिग ब्लास्ट हुआ, तो उसके बाद आपका टेम्परेचर धीमे धीरे कम हुआ। हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म हुआ उसी में समटाइम्स लेटर। उस द गैसेस कंसिडर्ड अंडर ग्रेविटेशन के एंड फॉर्म गैलेक्सीज ऑफ प्रेजेंट डे यूनिवर्स। ठीक है, और मिल्की वे गैलेक्सी हमारा उसी में से एक है। अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड 4.5 बिलियन ईयर बैक्स। तो हमारा अर्थ कब फॉर्म हुआ है? पृथ्वी तो फॉर्म हुआ है 4.5 बिलियन ईयर अगो, और यूनिवर्स फॉर्म हुआ है आपका 13.8 बिलियन ईयर अगो। तो देख रहे हैं आप, देयर was no atmosphere on early earth. Water vapors, methane, carbon dioxide and ammonia released from molten mass covered the universe. ठीक है, the UV rays from the sun broke up water into hydrogen, oxygen and the lighter H2 escaped. ठीक है, तो ऑक्सीजन combined with ammonia and methane to form water or CO2 and others. The ozone layer was formed. ठीक है, O3 बना। फिर as it cooled the water vapor fails as rain to fill, और फर्स्ट टाइम हमारा रेन हुआ तो जितने भी गड्ढे हैं वो फिल होकर ओशियन का रूप ले लेते हैं। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर। आफ्टर कब? अर्थ बनने के आफ्टर। तो बैक में देखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा आपका 500 मिलियन, आपका होता है 0.5 बिलियन, 0.5 बिलियन होता है। तो आफ्टर अर्थ मतलब 4 बिलियन ईयर अगो, का कि अर्थ बना था 4.5 बिलियन ईयर अगो, तो हमारा लाइफ का ऑरिजिन हुआ है 4 बिलियन ईयर अगो उस हिसाब से। ठीक है, अर्ली ग्रीक थिंकर अभी मानते हैं क्या कि स्पोर्स आपका जो है वो उसके द्वारा लाइफ आया है, इसको पैनस्पर्मिया बोलते हैं, और ये अभी भी फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स है। सम फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव्ड दैट लाइफ केम फ्रॉम डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर, जिसको थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस बोलते हैं हम लोग, जैसे स्ट्रॉ और मड से ए बायोटिक मटेरियल से हमारा लाइफ ओरिजिन हुआ है। अभी भी इसके काफ़ी सारे लोग मानते हैं। दिस वाज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसको स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी बोलते हैं। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या है आपका? थ्योरी ऑफ एबायोसिस या लाइफ ऑफ एबायोसिस। ठीक है, लुइस पास्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंट डेमोंस्ट्रेट दैट लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लेकिन लुइस पास्चर ने क्या बोला कि बायोटिक चीज़ों से लाइफ आई है, मतलब लिविंग बींग से ही लिविंग आया है। जैसे ओमनी सेलुला ई सेलुला एक था आपका, वैसा ही यहाँ पे हो रहा है कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आया है। किन्होंने बताया था? लुइस पास्चर ने, कि लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, लेकिन इस थ्योरी को बाद में डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि क्वेश्चन था कि फर्स्ट लाइफ तो कहाँ से आया। तो ओपेरिन और हेल्डेन ऑफ, देखिए ओपेरिन ऑफ रसिया, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओपेरिन ऑफ रसिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड। तो हेल्डेन कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। ओपेरिन रसिया के थे। और propose that first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecule। ठीक है, तो RNA प्रोटीन etc and the formation of life was preceded by chemical evolution, formation of diverse organic molecules and inorganic constituents। तो उन्होंने बोला कि भाई जो आपका फर्स्ट लिविंग बींग है वो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल से जैसे RNA और प्रोटीन से बने बने हैं, बाद में नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल से, मॉलिक्यूल से बने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हुआ? द कंडीशंस ऑफ अर्थ वर हाई टेम्परेचर। आपका उस समय
काफ़ी हाई टेम्परेचर था, अर्थ वोल्केनिक स्टॉर्म्स आ रहे थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। मतलब क्या, रिड्यूसिंग मतलब CO2 ज़्यादा मात्रा में, और ऑक्सीजन नहीं था, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और CH4NH3 तुम आपका था वहाँ प्रेजेंट। ठीक है, तो इन 1953 एस एल मिलर ने, एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक लेबोरेटरी में काम किया, क्या कि उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ए क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें CH4H2NH3, किन्होंने किया, एस एल मिलर ने एक फ्लास्क लिया जिसमें CH4H2 और NH3 और वाटर वेपर को रखा एट 800 डिग्री सेल्सियस। ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड्स इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स, अदर्स ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेस्ड पिगमेंट्स एंड फैट्स, analysis of meteorite content also revealed similar compounds, indicating that similar processes are occurring everywhere in else, ठीक है, elsewhere in space. With the limited evidence, the first part of the conjectured story, the chemical evolution was more or less accepted. तो इसको एक्सेप्ट किया गया एस एल मिलर के एक्सपेरिमेंट को, और एस एल मिलर का एक्सपेरिमेंट यहाँ रहा, आपको दे रखा है। ठीक है, देखिए आपका फ्लास्क है जिसमें क्या क्या ले रखा है आपने, CH4NH3 और H2 ले रखा है यहाँ, और ये टेम्परेचर कितना है, 800 डिग्री सेल्सियस, और रिड्यूसिंग है हमारा, क्यों है, क्योंकि सब में हाइड्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट है, और यहाँ पे वाटर आउट है, और ये कंडेंसर हुआ, वाटर इन हो रहा है, क्यों आपका हो रहा है, ठंड करने के लिए, वाटर ड्रॉपलेट, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बॉइलिंग वाटर यहाँ पे है ताकि यहाँ से वेपर बनकर यहाँ जाए, सब मिक्स होते रहे, एक मतलब फेवरेबल इन्वायरमेंट दिया गया ताकि वो एक दूसरे से मिक्स होकर कुछ नया कंपाउंड बना पाए, और ऐसा सही में देखा गया कि वो कंपाउंड्स बन रहे हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहे हैं, ऑर्गेनिक लिविंग बीइंग में जो पाया जाता है ऑर्गेनिक मटेरियल, वो सब बनना चालू हो गया। ठीक है, तो we have no idea about how the first self-replicating metabolic capsule of life arose. The first non-cellular form of life could have originated 3 billion year ago. तो लाइफ तो हमारा 4 बिलियन ईयर अगो आया, ठीक है, लेकिन हमारा नॉन सेलुलर फॉर्म कुड हैव बीन ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक, मतलब 300 मिलियन ईयर अगो। दे वुड हैव बीन जियांट मॉलिक्यूल RNA प्रोटीन, ठीक है, polysaccharides etc. These capsules reproduced their molecules. Perhaps the first cellular form of life did not possibly be originate till the about 2000 million year ago, मतलब 2 billion year ago. These were probably single cells. All life forms were in. Life arose slowly through evolutionary forces from non-living molecules is accepted by majority. तो ये थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया, एसिल मिलर का एक्सपेरिमेंट को काफ़ी लोगों द्वारा एक्सेप्ट कर लिया। एसिल मिलर कहाँ थे, अमेरिका के थे, ठीक है। However, once formed, how the first cellular forms of life could have evolved into a complex biodiversity of today is fascinating story भाई, कि एक छोटे से सेल से, लिविंग सेल से आज इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स क्रिएचर हमारे हैं, वो एक सही में फैसिनेटिंग स्टोरी है। तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स थ्योरी, द थ्योरी ऑफ अ स्पेशल क्रिएशन। तो काफ़ी लोग मानते थे कि जो आपका लाइफ आया है अर्थ पे वो स्पेशल क्रिएशन था। जो थ्योरी 3 कोनोटेशंस पे मतलब बनाया गया है, 3 कोनोटेशन को माना गया है इसमें। वन, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्पीसीज और टाइप्स दैट बी सी टुडे वाज क्रिएटेड एज सच, जैसा आज का हमारा दिख रहा है ऑर्गेनिज्म वैसा ही क्रिएट किया गया था। दे दैट टू दैट द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज सेम सिंस क्रिएशन। डाइवर्सिटी हमारा सिंस शुरू से ही सेम है, लेकिन ऐसा है नहीं असलियत में, ऐसा उन लोग के द्वारा माना गया था। पुराने लोग जो थे हमारे, जो भी ह्यूमंस के पहले जो वो लोग को माना गया था कि जैसे क्रिएशन मतलब अभी है लाइफ का, जैसा डाइवर्सिटी अभी है वैसा ही डाइवर्सिटी पहले या आगे भी आपका है। 3, दैट द अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड। उन लोग का कहना है कि आपका अर्थ जो है 4000 ईयर ओल्ड है। All the ideas were strongly challenged during 19th century based on observation made during a sea voyage in a sail ship called HMS Beagle around the world. Charles Darwin concluded that the existing living forms share similarities to varying degrees not only among themselves but also with the exists and more. Any population has built in a variation in characteristics, those were characteristics which enable them to survive. तो यहाँ जो चार्ल्स डार्विन हैं वो भाई घूमने के लिए गए थे। तो चार्ल्स डार्विन का यहाँ पे क्या रोल है कि द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स
अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। डार्विन के हिसाब से जो हमारा फिटनेस है वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस पे ही सिर्फ है, और हेंस दोज हु आर बेटर फिट इन द इन्वायरमेंट लिव मोर प्रोजेनी, और जो ज़्यादा फिट होंगे उसके ज़्यादा बच्चे होंगे भाई। दीज देयरफॉर विल सर्वाइव मोर एंड हेंस आर सिलेक्टेड बाई नेचर। मतलब जिसका भी पॉपुलेशन आज के डेट में सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्टिव फिट्स हैं, और सबसे ज़्यादा वो नेचर के द्वारा सेलेक्ट किए गए। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन। तो ये डार्विन का थ्योरी था, एंड implied it as mechanism of evolution. Let us also remember that Alfred Wallace, and a naturalist who worked in Malay archipelago, had also come to similar conclusion around the same time. In due course of time, apparently new types of organisms are recognizable. All the existing life forms share similarities and some share common ancestors. However, these ancestors were present at different periods in the history of Earth, epochs, periods, and eras. The geological history of Earth closely correlates with the biological history of Earth. A common permissible conclusion is that is very old, not thousand years ago, as was thought earlier, but billions of years. तो हमारा जो अल्फ्रेड वेलेस है और चार्ल्स डार्विन का मानना, बाद में जब उन्होंने अलग अलग वर्क किया तो उनका मानना था कि ये थाउजेंड्स ईयर की जो है आपका वेरिएशंस नहीं है, ये बिलियंस ऑफ ईयर्स की वेरिएशंस है ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, और सारे एक कॉमन एंसेस्टर से ही आए हैं, और काफ़ी कुछ सिमिलर चीज शेयर कर रहे हैं, और सब अलग अलग वेरिएशन होकर कुछ अलग अलग क्रिएचर बने हैं। व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन? एविडेंस दैट evolution of life forms has indeed taken place on earth has come from many quarters. Fossils are remains of hard parts of life form found in rocks from form sediments। तो हमारा फॉसिल्स मेनली कौन से रॉक्स में पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। एंड क्रॉस section of earth crust indicate the arrangement of sediment one over the other. During the long history of the earth, different age rocks sediments contain fossils of different platforms who probably died during the formation of particular sediment. Some of them appear similar to modern organisms. This represents extinct organisms, example dinosaur. A study of fossils in different sedimentary layers indicates the geological period in which they existed। तो इनका कहना है कि जो ज़्यादा अंदर सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाएंगे वो ज़्यादा पुराने मतलब क्रिएचर्स हैं। ठीक है, वो काफ़ी मतलब पीरियड के हिसाब से वो बैक इन द पीरियड हैं, और जो आपके ऊपर में सेडिमेंट्री रॉक में पाए जा रहे हैं लेयर्स में वो नए क्रिएचर्स हैं, मतलब वो रिसेंटली इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो all this is a paleontological evidence। paleontological evidence, do you remember paleontological evidence क्या होता है आपका? paleontological evidence होता है आपका फॉसिल्स को, और paleontological evidence आपका होता है कि फॉसिल्स और पीरियड आपका रिकॉर्ड जो है आपका जो इवोल्यूशनरी रिकॉर्ड है वही आपका प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस होता है। जैसे कि आपका फॉसिल्स क्या है? इवोल्यूशनरी एक तरीका से रिकॉर्ड है पहले का। ठीक है, डू यू रिमेंबर हाउ द एजेस ऑफ फॉसिल्स आर कैलकुलेटेड? हाँ, तो आपका ये होता है कैसे? कार्बन डेटिंग प्रोसेस, या फिर रेडियो एक्टिव मेथड भी होता है, रेडियो एक्टिव डिके से। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके से हमारा डेट्स पता चलता है कि कब कब के ये रहे होंगे, कौन से पीरियड के ये हैं। ठीक है, डू यू रिकलेक्ट द मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव डेटिंग एंड ऑन द प्रिंसिपल्स बिहाइंड द प्रोसीड्यूर? एम्ब्रियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ इवोल्यूशन वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल। तो एम्ब्रियोलॉजिकल आपका सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन किनके द्वारा दिया गया? अर्नस्ट हैकेल के द्वारा। इनका क्या कहना था भाई कि जो हमारे स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टेब्रेट्स दैट आर प्रेजेंट इन एडल्ट। ठीक है, तो हमारा जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है वो बहुत सारे वर्टेब्रेट्स का कॉमन होता है, लेकिन एडल्ट में जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता था वो अडल्ट में नहीं पाया जा रहा है। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारा बहुत सारा जो वर्टेब्रेट्स है उनका सिमिलर है भाई, मतलब कॉमन चीज़ें पाई जा रही है जो कि एब्सेंट है एडल्ट्स में। फॉर एग्जांपल द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टेब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डेवलप अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट जस्ट बिहाइंड द हेड, बट इट इज़ अ फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश एंड not found in any other adult vertebrates. However, this proposal was disapproved on careful study performed by Carl Ernst von Baer। तो कार्ल अर्नस्ट बोन वेयर ने अर्नस्ट हैकेल के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, डिसअप्रूव कर दिया। He noted that embryos never pass through the adults
स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स। उन्होंने क्या नोट किया कि एम्ब्रियो जो है आपका कभी भी नेवर पास नहीं करता है अडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल। ठीक है, तो कंपेरेटिव anatomy and morphology show similarities and differences among organisms of today and those that existed year ago। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा, यहाँ जो भी लिखा हुआ है साइड में, ये आपका वेस्टिजिलियल ऑर्गन जो अंस्ट हेकल के द्वारा दिया गया है, उसको सपोर्ट कर रहा है। क्या क्या? वेस्टिजियल ऑर्गन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, एरिकुलर मसल, विजडम टूथ। ठीक है, तो ये सब हमारा सेम टू सेम, टेल, हेयर ऑन बॉडी, ये सब क्या शो कर रहा है आपका? अंस्टेकल का थ्योरी जो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस शो कर रहा है। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार आप। तो ये डायग्राम आपका रहा कि कैसे कैसे फैमिली ट्री डायनासोर का है, कैसे कैसे डायनासोर इवॉल्व हुए और मॉडर्न डे काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म लाइक क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स में कैसे कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो ये हमारा शुरू में पहले तो रेप्टाइल्स थे, तो थेकोडोंट, रेप्टाइल्स को थेकोडोंट बोला जाता है। तो उससे देखिए कैसे कैसे ब्रांचेज बने यहाँ पे। तो रेप्टाइल्स हैं वो जब जो चलने का कोशिश करने लगे, वो आपका धीरे धीरे किस में इवॉल्व हो गए? डायनासोर्स में। तो डायनासोर्स में कौन कौन सा? जिसके आपके प्लेट्स ऑन बैक होते हैं, सेरेटेड इसको बोलते हैं, वो आपको स्टेगोसोरस कहलाता है। स्टेगोसोरस मतलब स्केल, स्केल्स उन पे पाए जाते हैं। ठीक है, स्पाइक्स एट द एंड ऑफ द टेल और हर्बीवोर्स होते हैं भाई। स्टेगोसोरस क्या होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं। ठीक है, और ब्रांचियोसोरस क्या है? सिंपल बॉडी डिजाइन है, लॉन्ग नेक होता है, टेल होता है इनका। हर्बीवोर ये भी होते हैं, और क्वाड्रोप्ट होते हैं। ठीक है, क्वाड्रोप्ट, चार पैर वाले। अब देखते हैं हमारा यहाँ पे ब्रांच देखिए कहाँ जा रहा है। आर्चोनिप्टेरिक्स मतलब धीरे धीरे ब्रांचियोसोरस और स्टेगोसोरस के अलावा ये सब डायनासोर कौन से इन्वॉल्व होने लगे? डायनासोर्स आर्चियोप्टेरिक्स में, उड़ने वाले डायनासोर्स में इवॉल्व होने लगे। उसी से मतलब इवॉल्व हो गए बर्ड। आर्चियोप्टेरिक्स से बर्ड्स इवॉल्व हो गया है हमारा। और आर्चियोप्टेरिक्स से धीरे धीरे क्या इवॉल्व हुआ? क्रोकोडाइल इवॉल्व, ये अलग इवॉल्व हुआ है, सॉरी क्रोकोडाइल इस ये इधर आपका जो उड़ने का प्रयास करने लगे वो आर्चियोप्टेरिक्स बन गए। और जो आपका पानी में रहने का कोशिश करने लगे और लैंड पे भी आने का कोशिश करने लगे, वो क्रोकोडाइल बन गए। ठीक है, और क्रोकोडाइल से ही इवॉल्व हुआ है आपका क्या? पटेरोडॉन। पटेरोडॉन भी आपका क्रोकोडाइल से ही इवॉल्व हुआ है। ठीक है, और ये देखिए, हाँ, यहाँ पे ब्रैचियोसोरस जो है आपका, वो बाद में टायरानोसोरस में इवॉल्व हुआ। और टायरानोसोरस आपका क्या होता है? ट्रेक्स, डैगर लाइक टीथ होता है इनके पास, स्मॉल फोरलिम होता है, बाइपेडल जिसको बोलते हैं हम लोग। कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स में समझ रहे हैं आप? कार्निवोर्स मतलब जो आपके नॉनवेज खाते हैं, मतलब मीट ये सब खाते हैं, वो आपके कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, डैगर लाइक टीथ इनके पास होता है इसीलिए ताकि वो शिकार कर सकें, मीट खा सकें। ठीक है, और आपका स्टेगोसोरस क्या होता है? बाद में इवॉल्व होता है क्या आपका? टाइसे ट्राइसेरैप्टोप्स में, जिसके 3 ऑन्स हॉर्न्स होते हैं, ये आपका हॉर्न्स है। और आपके क्या होते हैं? ये भी हर्बीवोर्स होते हैं, इसके साथ स्टेगोसोरस के साथ। ठीक है, such similarities can be interpreted to understand whether common ancestors were shared or not. For example, whales, bats, cheetah, and humans, all mammals, share similarities in pattern of bones or forelimbs. ठीक है, through these forelimbs perform different in functions in these animals, they have a similar anatomical structure। तो यहाँ पे दो तरीका के आपका इवोल्यूशन होता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो आपका डाइवर्जेंट किस में? जैसे होमोलोगस, जब ऑर्गन की बात हो तो जो आपका होमोलोगस शो करता है आपका कॉमन एंसेस्ट्री को। और ये आपका इसका एग्जांपल क्या क्या है? FAMP आपका इसका एग्जांपल है। ठीक है, मतलब तो जो आपके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है ये सब में सेम होता है। इसमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में आपका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन आपका क्या होता है? फंक्शंस डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि आपका इसका एग्जांपल है होमोलॉगी का, क्या आपका एग्जांपल है? वर्टेब्रेट्स, हर्ट्स और ब्रेन। ठीक है, आपका और एग्जांपल क्या है इसमें? प्लांट्स में थॉर्न, टेंड्रिल, बोगनविलिया, टेंड्रिल ऑफ बोगनविलिया, थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ बोगनविलिया,
कुकुरबिटा प्रेजेंट्स होमोलॉगी, ठीक है। और आपका सेम फाइलम, होमोलोगस क्या होता है, सेम फाइलस फाइलम के होते हैं, और डिफरेंट फाइलम वाला एनालोगस जनरली होते हैं, ठीक है। ये आपका थॉर्न ऑफ बोगनविलिया, टेंडिल ऑफ कुकुरबिटा, ये आपका क्या है, डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का आपका एग्जांपल है ये, ठीक है। अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का क्या क्या एग्जांपल आपका, जिसमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट होगा लेकिन फंक्शन सेम होगा, वो कन्वर्ज कर रहा है जाकर। तो आपका क्या क्या इसका एग्जांपल है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक अलाइक बट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दोनों का अलग होता है। दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर बट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, हेंस एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग फॉर सेम फंक्शन एंड हेंस हैविंग सिमिलरिटी। अदर एग्जांपल्स ऑफ एनालॉजी आर आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, और द फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन, दोनों तैरने के काम में आते हैं, ठीक है, पानी में, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट होता है। स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन होता है, और पोटैटो क्या होता है, स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन दोनों स्टोरेज में काम आते हैं। In the same line of argument, similarities in proteins and genes performing a given function among diverse organisms gives clues to common ancestry, ठीक है। Biological similarities point to the same shared ancestry as the structural similarities among different organisms। एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, होमोलोगस ऑर्गन्स है। होमोलोगस मतलब एनाटॉमिकली सेम है, लेकिन देखिए फंक्शंस ये सबका डिफरेंट डिफरेंट है। एक में चलने का काम आ रहा है, एक दौड़ने में, एक तैरने में, और एक आपका उड़ने में, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, आपका एग्जाम्पल किसका हो गया, आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, क्योंकि फंक्शन डिफरेंट है लेकिन स्ट्रक्चर तो सेम। डाइवर्जेंट मतलब होमोलोगस, तो DH याद रखें आप लोग, और DH याद रखें, और AC याद रखें, DH और AC। DH मतलब डाइवर्जेंट, होमोलोगस, कन्वर्जेंट, एनालोगस। एक यहाँ पे लाइन देख लीजिएगा आप, इट इज आर्ग्यूड दैट इफ विद इन 100 of years मैन कुड क्रिएट न्यू ब्रीड्स, कुड नॉट नेचर हैव डन द सेम ओवर मिलियन ऑफ ईयर। जो है जैसे कि हम लोग काफ़ी इंटेलिजेंट क्रिएचर के रूप में हैं और एनिमल के रूप में हैं, तो हमारा क्या है कि मैन जो क्रिएट कर सकता है 100 ईयर में, आपका जो क्रिएचर न्यू ब्रीड्स बना सकते हैं हाइब्रिड करवा कर या फिर चेंजेस कर कर, वो नेचर को भाई बिलियंस ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएगा करने में, ठीक है। Another interesting observation supporting evolution by nature selection comes from England in a collection of moths made in 1850s। तो 1850s आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम था, जो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन ये देखा गया था कि आपका वाइट विंग्ड मॉथ्स ऑन ट्रीज आपका ज़्यादा पाए जाते थे, जबकि डार्क विंग्ड और मेलेनाइज्ड मॉथ्स कम पाए जाते थे। क्यों? क्योंकि इन 1920 जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ आपका, मोर डार्क विंग्ड मॉथ्स पाने लगे इन द सेम एरिया, द प्रोपोर्शन वाज रिवर्स्ड। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका पहले जो ट्रीज थे वो ग्रे कलर के हुआ करते थे, वाइट कलर के टाइप का होता हुआ करते थे भाई, मतलब ग्रीनरी टाइप का हुआ करते थे, तो वाइट उस मॉथ उसमें छुप जाते थे, उसमें पता नहीं चलते थे। लेकिन आपका जो ब्लैक मॉथ था वो दिख जाता था, तो बर्ड्स क्या करती थी, इनको अटैक करके ईट कर लेती थी, ठीक है, मार देती थी। तो फिर बाद में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 1920 में हमारा, तो फिर क्या हुआ कि पेड़ सारे ब्लैक होने लगे, और लाइकेन हटने लगा। जो लाइकेन यहाँ था वो लाइकेन अब यहाँ नहीं है, ये सब डार्क हो गया ट्रीज, और आपका जो डार्क डार्क मॉथ है वो फिर इसमें छुपने लगा, फिर दिखने नहीं लगा बर्ड को, तो ये बचने लगे। किससे बचने लगे भाई? शिकारी से बचने लगे अपने। उसके बाद जब आपका वाइट वाले दिखने लगे ब्लैक में, तो ये फिर ज़्यादा इसका इनका वो होने लगा, इनका ज़्यादा शिकार होने लगा, तो ये वाला बच गए और ये वाला ख़त्म होने लगे, तो ये इसका पॉपुलेशन बढ़ गया बहुत ज़्यादा। ये कब की बात है? इंडस्ट्रियलाइजेशन का 1920 में। तो यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। प्रेडेटर्स विल, हाँ, जो प्रेडेटर है सपोर्ट द मॉथ अगेंस्ट कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड, ये इसका कॉन्सेप्ट है। लाइचेंस कैन बी यूज्ड एज
इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन इंडिकेटर, क्योंकि भाई लाइचेन पोल्यूशन में नहीं पाया जाता है, वो नॉन पोल्यूटेड एरिया में पाया जाता है, नॉट ग्रोन इन एरिया दैट आर पोल्यूटेड, ठीक है। सिमिलरली एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड ईटीसी। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ लाइन देखिएगा कि नो वेरिएंट इज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट, कोई भी एक्सटिंक्ट नहीं हुआ भाई, वो दोनों ही मतलब पॉपुलेशन में कम या ज़्यादा हुए हैं, लेकिन एक्सटिंक्ट कोई नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड etc हैज आल्सो रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैराइटीज इन मच lesser time scale. This is also true for microbes against which we employ antibiotics or drugs against eukaryotic organism cells. Hence, resistant organism cells are appearing in the time by anthropogenic action. This also tells us the evolution not in the directed process in the sense of determinism. तो जो हम लोग एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, तो हम लोग को देखा क्या गया है कि माइक्रोब्स उस हिसाब से अपना रेजिस्टेंस उसके अगेंस्ट जनरेट कर रहा है। तो ये भी एक वेरिएशन का आपका नोट पॉइंट है, एक वेरिएशन का आपका पॉइंट है। तो इससे भी माना गया है कि आपका इवोल्यूशन का हिस्ट्री मतलब है इस, ठीक है। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन बोलते हैं इसको। इट इज स्टैटिस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो आपका म्यूटेशन जो आपका इवोल्यूशन है वो क्या है, चांस इवेंट है, ठीक है। व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन। तो जब हमारा डार्विन गैलापागोस आइलैंड पे गए हुए थे, तो उन्हें एक बहुत अच्छा चीज़ नोट हुआ, एक पॉइंट उनके माइंड में आया कि जो स्मॉल बिग बर्ड्स जिनको बाद में डार्विन फिंचेस का नाम दे दिया गया, उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ जो उनको अमेज कर दिया क्या, कि भाई अलग अलग वैराइटीज़ ऑफ फिंचेस यहाँ पे पाए जा रहे हैं सेम आइलैंड पे। क्यों ऐसा पाया जा रहे हैं, क्योंकि दे इवॉल्व्ड ऑन द आइलैंड इटसेल्फ। तो वो इवॉल्व हो रहे हैं, एक मतलब अपने बीक्स को इवॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स मेनी अदर फॉर्म्स विथ अल्टर्ड बिक्स, मतलब अलग अलग तरीके के बिक्स उन्हें देखने को मिला, इनेबलिंग देम टू बिकम इंसेक्टिवोरस वेजिटेरियन फिंचेस। तो अलग अलग तरीका के फिंचेस उन्हें देखने को मिला। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरिया जियोग्राफिकल हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टिव वेरिएशन। तो आपका देखिए, वो जो आपका बीक है डार्विन फिंचेस का, तो वो आपका धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है और अलग अलग जगहों पे जाकर, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया पे जाकर वो आपका बाद में डाइवर्ज हो रहा है। तो इसी को आपको एडेप्टिव रेडिएशन का नाम दे दिया गया, ठीक है। डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फेनोमेनन। अनदर एग्जांपल इज ऑस्ट्रेलियन मार्सिपल। तो हमारा ऑस्ट्रेलियन मार्सिपल में भी ऐसा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया से क्या हुआ था कि हमारा उस समय भूखंड जो है इधर उधर हो रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया आइलैंड कॉन्टिनेंट वेन मोर देन वन एडेप्टेशन। तो क्या हुआ था कि आपका जो मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल्स हैं, वो अलग अलग जगह जाकर अपने आप को अलग अलग तरीक़ों में इवॉल्व कर रहे थे। जैसे टस्मेनियन वोल्फ जो आपका मार्सुपियल्स हैं, उनका रेडिएशन हुआ और कुछ टस्मेनियन वोल्फ में इवॉल्व हो गए, कुछ टाइगर कैट में, कुछ बैंडेड एंटीएटर मार्सुपियल रैट में, कंगारू, वोम्बैट, बैंडिकूट, कोआला, मार्सुपियल मोल, शुगर ग्लाइडर। तो आपका एग्जाम्पल आपको याद रखना है किसका, ऑस्ट्रेलिया का मार्सुपियल रेडिएशन में है। तो एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रिया के नाम से ये सब आपको देकर पूछ सकते हैं ऑप्शन से बना बना कर, तो आपको याद रखना है, ठीक है। वो तो हो गया आपका क्या, डाइवर्जेंट एडेप्टिव रेडिएशन। लेकिन ये आपका एक कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट कैसे कि जैसे कि मान लेते हैं कोई एक ये पॉइंट है, तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए ऐसे से यहाँ पे वेरी कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, एडेप्टिव रेडिएशन। यहाँ से ऐसे कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो ये आपका एडेप्टिव रेडिएशन। लेकिन यहाँ से जो यहाँ से यहाँ एक जगह पे जब जाके पहुँचे हैं, तो इस पॉइंट के लिए तो ये कन्वर्जेंट हो गया ना, कि सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं इसके पास। तो ये इस हिसाब से यहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी हुआ साथ ही साथ। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में आपका कौन से आते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया also exhibit adaptation in evolving into varieties such as placental mammals, each of which appears to be similar corresponding to marsupial, placental wolf and Tasmanian wolf marsupials। तो ये क्या हुआ देखिए, पिक्चर्स ऑफ सोइक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बाई ऑस्ट्रेलियन मार्सिपल एंड प्लेसेंटल मैमल्स। तो ऑस्ट्रेलियन मार्सिपल जो आपका एडेप्टिव रेडिएशन हो किए हैं, वही प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सिपल्स उसका कौन कौन से थे, तो आप याद रखना है। मोल के लिए कौन सा था, ऑस्ट्रेलियन मार्सिपल। तो प्लेसेंटल मैमल्स से मोल, ऑस्ट्रेलियन मार्सिपल्स क्या बने,
मार्सुपियल मोल। एंटीएटर, नम्बैट एंटीएटर। मॉस, मार्सिपल मॉस। तो आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आपका प्लेसेंटल मैमल्स का ऑस्ट्रेलियन मार्सिपल्स कौन सा है, या फिर आपको बोल देगा कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में लेमर का ऑस्ट्रेलियन मार्सिपल कौन सा था, द स्पॉटेड कस्कस। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। या फिर ऑस्ट्रेलियन मार्सिपल अगर ये है तो प्लेसेंटल मैमल्स का कौन सा था, तो फ्लाइंग फ्लेंजर का आपका फ्लाइंग स्क्विरल। बॉम्बैट का आपका टस्मेनियन टाइगर कैट। वोल्फ का आपका टस्मेनियन वोल्फ। ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग प्लेसेंटल वोल्फ और टस्मेनियन वोल्फ मार्सिपल जैसे यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल्स में। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन